Good morning, students. Again, we resume with our class of notice writing. In previous class, we had studied about the formats and I had just written a sample notice for you. But today, we are going to just, you can say, start to learn how to write a notice. So as you can see, I have written starting lines. देखो कोई भी नोटिस जो होगा वो इन ही लाइन से स्टार्ट होगा. कोई भी नोटिस हुआ, चाहे किसी डिपार्टमेंट का हुआ, चाहे स्कूल का हुआ, व्हाटएवर, जो भी नोटिस एक सर्कुलेट होगा वो इन लाइन से स्टार्ट होगा. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस. ये आपकी स्टार्टिंग लाइंस होगी. मैं पहले यहाँ पे अब जहाँ पर अंडरलाइन देखे वहाँ पर ऑप्शनल है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट. देख पा रहे हैं आप लोग? ऑल द स्टूडेंट्स. यहाँ पे जो डैश है इसका मतलब अगर ये नोटिस किसी फैक्ट्री के लिए लिखा जाता है तो फैक्ट्री में कौन वर्क करता है? वर्कर्स. तो ये हो जाएगा ऑल द वर्कर्स आर इन्फॉर्म. किसी स्कूल में स्टाफ के लिए तो ऑल द टीचर्स आर इन्फॉर्म. ये वो जगह है जहाँ पे आपको जिनको कोई भी नोटिस सर्कुलेट करना है, जिनके लिए आपने नोटिस निकाला है. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट. ये तो हो गया मुख्य बात. अब यहाँ से आपका नेम ऑफ एक्टिविटी, जिस गतिविधि को आपको ऑर्गेनाइज करना है, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, सेलिब्रेटेड और हेल्ड. ये आपकी ये लाइन कंटिन्यू ही है, लेकिन मैं आपको इसको आपकी कन्वीनियंस के लिए अलग अलग लिख रहा हूं. ऑन डेट, इन अवर. अब आप देख पा रहे हैं, मैं वापस इसको कंटिन्यू करता हूं. ये आपके नोटिस की इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग लाइन्स होगी. ऑल द स्टूडेंट्स, या नोटिस किसको लिखा गया है? जो वर्कर्स है, टीचर्स है. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट. अभी आपके कोर्स में ये आता है कि नोटिस 12th के लिए लिखा जाता है, बच्चों के लिए, क्लास के लिए. तो स्कूल का ही नोटिस आएगा. सो इसलिए स्टूडेंट्स ही आएगा ज़्यादातर. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट. सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि यहाँ तक. अब हम आगे बढ़ते हैं. उसी के आगे लाइन ही आएगी, मैंने यहाँ लिखी है, लेकिन उसके बाद आएगी नेम ऑफ एक्टिविटी. क्या गतिविधि होने वाली है? जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, रिपब्लिक डे फंक्शन हो गया, या वॉलंटरली सर्विस का हो गया, या जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, योगा क्लास, मेडिटेशन क्लास, व्हाटएवर. ये नेम ऑफ एक्टिविटी हो गया. इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, आयोजित होना, सेलिब्रेटेड, मनाया जाना, या हेल्ड, आयोजित होना. ये वर्ड तब काम आता है जब कोई हम ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेटेड में यूज नहीं करना हो. इज दैट क्लियर? सो ब्लड डोनेशन कैंप विल इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, या साइंस फेयर, विज्ञान मेला, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड या हेल्ड. हो गया. ऑन डेट, डेट के बाद आपको, सॉरी मैंने आपके थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, या स्पेस नहीं रखी मैंने. ऑन डेट, यहाँ पे आपको तारीख लिखना है. और इन अवर कहाँ पे होगा? तो आपको लिखना है जैसे स्कूल प्रीमाइसिस, विद्यालय परिसर, या असेंबली हॉल, या जहाँ कहीं भी आपको स्कूल का आपको कैंपस, इन आवर फैक्ट्री अगर वो है तो आप वापस देखें इसको. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट. पहले ये लिख लीजिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट. हो गया. उसके बाद आपको कंटिन्यू में लिखना है नेम ऑफ एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी आप करना चाहेंगे,
इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, सेलिब्रेटेड, हेल्ड। ठीक, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, ऑर्गेनाइज, कार्यक्रम हुआ 15 अगस्त, 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, सेलिब्रेटेड। कोई और कार्यक्रम हुआ, हेल्ड, आयोजित होना। ऑन डेट, कौन सी तारीख को होगा वो लिख देना है। इन आवर स्कूल प्रीमाइसिस या कैंपस। आपको आ गई बात समझ में? मैं अब एक बार वीडियो से हट जाता हूँ, आप इसको देख पाएंगे कि क्या आपको इसमें एक बार लिखना है। जैसे आप पढ़ पा रहे हो, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, मैं इसको एक एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ। सपोज हम रिपब्लिक डे फंक्शन करना चाहते हैं, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट Republic Day function is going to be celebrated on 26th January 2020 in our school premises। ये पूरा एक हो गया। ब्लड डोनेशन कैंप है तो क्या बोला जाएगा? All the students are informed that a blood donation camp is going to be held on 2nd October in our school premises। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको पहले विद्यार्थियों को जनरेट करनी होती है। सो इस तरीके से हम इसके स्टार्टिंग लाइंस को लिख सकते हैं। और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, मैं इसलिए वीडियो से हट गया हूँ, एक बार आप देख पाएंगे, यू कैन सी क्लियरली जो मैंने लिखा हुआ है। काफ़ी देर हो गई है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये हमारी स्टार्टिंग लाइंस है। फिर इसके बाद आएगी फॉलोइंग लाइंस। फॉलोइंग लाइंस जो है वो आपको मैं कल बताऊंगा, क्योंकि आज इतना ही अभ्यास करना है। तो फॉलोइंग लाइंस के बाद में फिर ये बताया जाएगा कि ये नोटिस कहाँ कहाँ कौन कौन से में काम आपको आएगा। तो इसको एक बार अच्छे से नोट करके इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। और एक दो बनाने की भी कोशिश करना। अगली क्लास में हम लोग फॉलोइंग लाइंस पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है हेलो एल्केन्स। उसमें हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण ऑफ हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों में हमने फर्स्ट डिस्कस किया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ने के बाद हमारा सेकंड टॉपिक था विलोपन अभिक्रियाएं, यानी बीटा विलोपन, जिससे हेलो एल्केन क्या देते हैं? एल्किन फॉर्म करते हैं। हेलो एल्केन की रिएक्शन या एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमको क्या मिलती हैं? एल्कीन मिलती हैं। थर्ड है हमारे, अब जो पढ़ेंगे तीसरा रासायनिक गुण या तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हेलो एल्केन्स की, वो हैं धातुओं से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन से मेटल से रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड या एलो एल्केन क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सोडियम से अभिक्रिया, मेटल यानी सोडियम मेटल से रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स अभिक्रिया। सबसे पहले धातुओं से अभिक्रिया में वुड्स अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? सोडियम मेटल से। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में तो हमको उच्चतर एल्केन मिलती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वुड्स रिएक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए आप, कोई भी एल्किल हैलाइड, किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के धातु के साथ शुष्क ईथर, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं और हाइयर एल्केन मिलती है। जितने कार्बन का हम हेलो एल्केन लेते हैं उससे डबल कार्बन की हमें क्या मिलती है? एल्केन मिलती है, यानी RR। ये डबल और ये, और क्या फॉर्म हो जाता? को प्रोडक्ट 2Na RX। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया
C2H5 Cl, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन, इसकी रिएक्शन किससे कराई? सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। क्या बनता है? ये 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे और क्या बनेगा? ब्यूटेन। C2H5 C2H5 यानी क्या बन गया? C4H10 ब्यूटेन और NaCl। यानी कि अगर हमको ब्यूटेन बनानी है तो क्लोरोएथेन लेना पड़ेगा और एथेन बनानी है तो क्लोरोमेथेन लेना पड़ेगा, यानी मेथिल क्लोराइड। आगे अगर मुझे मेथिल क्लोराइड बनाना है तो मुझे मेथिल क्लोराइड लिया तो क्या फॉर्म होगा? एथेन। यानी कि जितने कार्बन लेंगे उससे डबल कार्बन की एल्केन बनेगी, हाइयर एल्केन। तो एथेन, इससे मेथेन फॉर्म नहीं होता वुड्स अभिक्रिया से, क्योंकि कम से कम भी एक कार्बन क्या होता है? मेथिल क्लोराइड, और हमें 2 कार्बन का क्या होता है? यूज़ होता है। तो कम से कम भी हमें इससे क्या बनती हैं? एथेन। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि मेथिल क्लोराइड और Na लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या दे रखा है? ड्राई ईथर, तो आपको पहचानना है ये कौन सी रिएक्शन हो गई? वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ देते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हाइयर एल्केन C2H6 मतलब CH3 उच्चतर एल्केन बनती हैं और को प्रोडक्ट NaCl। यहाँ पे अगर मैंने क्या लिया? Br लिया तो NaBr, I लूँगी तो NaI, यानी मेथिल लिया तो एथेन फॉर्म होगा और एथिल लिया तो ब्यूटेन फॉर्म होगा। यानी जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन यूज़ करेंगे उससे जस्ट डबल कार्बन की हमको क्या मिलती है? एल्केन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, लगभग बोर्ड में पूछते हैं। नेम रिएक्शन से भी आती है, वुड्स रिएक्शन, और कंप्लीट द रिएक्शन में भी आती है। तो नेम रिएक्शन में आ जाए, वुड्स रिएक्शन पे शॉर्ट नोट लिखो या टिप्पणी लिखो, तो आपके अकॉर्डिंग आप RX और Na लिखकर RR बना सकते हैं और 2NX। और कंप्लीट रिएक्शन में कुछ भी RX दे रखा और Na दे रखा है और ड्राई ईथर दे रखा है, तो जितने कार्बन का R दे रखा है उससे जस्ट डबल कार्बन की आपको क्या बनानी है? एल्केन। ये रिएक्शन कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में हाइयर एल्केन लेते हैं। अगर मैंने दोनों एल्किल हैलाइड अलग अलग लिए, दोनों ही एल्किल हैलाइड अलग अलग लिए, सेम लिए, तो क्या बना? उतने ही कार्बन की हम डबल कार्बन की हमको क्या मिल गई? एल्कीन। लेकिन मैंने अगर एक लिया RX, अभी मैं समझाती हूँ, और एक लिया आपने R-X, फॉर एग्जाम्पल एक लिया मैंने मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, और उसकी रिएक्शन किससे कराई अपन ने? Na। और एक क्या लिया? एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। अगर दोनों ही R अलग अलग है, यानी दोनों एल्किल हैलाइड अलग अलग हैं, तो हमें एल्केनों का मिक्सचर मिलता है। क्या बनता है? RR प्लस R-, अभी आपको मैं समझाती हूँ ये क्या है, और एक बनेगा R-। अगर दोनों ही एल्किल हैलाइड सेम हैं तो डबल कार्बन की क्या मिलेगी? एल्केन मिलेगी, और दोनों ही एल्काइल हैलाइड अगर अलग अलग हैं तो आपको क्या मिलेगा? एल्केन्स का मिक्सचर मिलेगा। देखो R की जगह मैंने क्या ले लिया? मेथिल, और R- की जगह क्या ले लिया? एथिल। तो अगर दोनों ही R अलग अलग है, ये R एथिल है और ये क्या है? मेथिल है, अगर मैंने ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? एल्केन्स का मिक्सचर। इसको R मान लो, इसको R- मान लो, तो एक मिलेगा CH3
CH3 यानी कि C2H6 एथेन। एक मिलेगा C2H5 C2H5RR यानी कि ब्यूटेन C4H10। एक मिलेगा एक R और एक R डैश यानी कि CH3 C2H5 यानी कि प्रोपेन, ये दो कार्बन और एक कार्बन यानी कि C3H8। तो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या बनेगा? मिक्सचर मिलेगा। तो सेम अगर एल्किल हैलाइड हैं और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डबल कार्बन की हमको क्या मिलती है? एल्केन मिलती है। इसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। और अगर दोनों ही एल्किल हैलाइड अलग अलग हैं, दोनों ही एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं, तो एल्केन्स का क्या बनता है? मिक्सचर मिलता है। इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन थी सोडियम से रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन मेटल की सोडियम से रिएक्शन। अब देखिए, अब दूसरी है जिंक से रिएक्शन। लिथियम से रिएक्शन है और जिंक से रिएक्शन। तो फर्स्ट हमने डिस्कस की वुड्स रिएक्शन, रिएक्शन विथ सोडियम। अब रिएक्शन डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ लिथियम। अगर हम किसी भी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करवाते हैं? लिथियम से कराते हैं, तो कार्बधात्विक कंपाउंड मिलते हैं। कार्बधात्विक कंपाउंड किसे कहते हैं? कार्ब जो होते हैं मेटेलिक कंपाउंड किसे कहते हैं? वे कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन से जुड़ा रहता है। ये देखिए, अगर मैंने एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड या उसकी रिएक्शन किससे कराई? लिथियम से कराई। फॉर एग्जाम्पल CH3, ये देखिए एथिल लिया मैंने, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, कुछ भी ले सकते हैं आप। इसकी रिएक्शन किससे कराई? लिथियम से। ये मेटल चेंज कर दिया, पहले सोडियम था, अब लिथियम लिया, तो ये क्या आ जाता है? लिथियम यहाँ आ जाता है। क्या बन जाता है? CH3 CH2। ये देखिए, लिथियम से कराते हैं तो ये लिथियम क्या आ जाएगा? इसकी जगह Li कहाँ आ जाएगा? Br की जगह, और एक Li होगा। 2 Li की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जो मेटल के एटम है वो 2 लेंगे और एल्किल हैलाइड क्या लेंगे? 1। जबकि वुड्स में हम एल्किल हैलाइड क्या लेते हैं? 2 लेते हैं, और सोडियम के एटम भी कितने लेते हैं? 2। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मेटल कितना लेना? 2। तो क्या बन जाएगा? एल्किल लिथियम बन जाएगा। जो भी आप एल्किल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन किससे कराई? लिथियम से। एक Li और एक Cl, को प्रोडक्ट बन जाएगा LiCl। अगर मैंने Br लिया, I लिया, तो क्या बन जाता? लिथियम ब्रोमाइड लिया, और इस Cl की जगह एक क्या आ जाएगा? लिथियम। यानी क्या बन गया? CH3 CH2 Li। ये देखिए 1 2, और ये लिथियम किससे जुड़ा हुआ है? यानी ये मेटल किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। तो इसको हम बोलते हैं कार्ब मेटेलिक या कार्ब धात्विक कंपाउंड। इसीलिए तो किसी भी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की रिएक्शन अगर हम लिथियम से कराते हैं तो 2 लिथियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और लिथियम एल्किल कंपाउंड मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कार्ब मेटेलिक कंपाउंड। ये था लिथियम से रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे थर्ड है जिंक से रिएक्शन। जिंक से रिएक्शन करने पर फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनता है। ये ध्यान रखना, अलग से भी पूछ सकते हैं। फ्रैंकलैंड जो होता है अभिकर्मक या रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है?
R2Zn को हम क्या बोलते हैं, R कुछ भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, ब्रोमिल कुछ भी हो सकता है, प्रोपिल, तो R कुछ भी हो सकता है। R2Zn को डाई एल्किल जिंक, R कुछ भी हो सकता है, डाई एल्किल जिंक को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक या रिएजेंट। तो किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम जिंक से करवाते हैं तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनता है। ये देखिए RX, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स और जिंक के भी कितने लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, तो क्या बनेगा RZn R प्लस ZnCl2। अगर यहाँ पे X की जगह मैंने Cl लिया तो Cl2, Br लिया तो Br2, अगर मैंने यहाँ X लिया तो यहाँ पे आप X2 कर दो। X कुछ भी हो सकता है, Cl, Br, I जो भी आप लें। तो कोई भी हेलो एल्केन जिंक की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, डाई एल्किल, 2 एल्किल और जिंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अगर मैंने R की जगह क्या ले लिया, CH3 Cl मेथिल क्लोराइड 2Zen, R कुछ भी हो सकता है, R की जगह एथिल, मेथिल, प्रोपिल, डाई एल्किल जिंक को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो क्या बन जाएगा, CH3Zn CH3 डाई मेथिल जिंक और ZnCl2। अगर मैंने क्या ले लिया, C2H5 Br प्लस 2Zn की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, एथिल ले लिया तो यहाँ मिला डाई मेथिल जिंक और वहाँ मिलेगा डाई एथिल जिंक, यानी डाई एल्किल जिंक। तो ये भी फ्रैंकलैंड रिएजेंट है और ये भी फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। डाई एल्किल जिंक को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं। और क्या बन जाएगा, जो हैलाइड लोगे उसका जिंक हैलाइड मिल जाएगा, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी। तो कोई भी हेलो एल्केन जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर डाई एल्किल जिंक, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैटर की प्रॉपर्टीज़ या मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण मैटर क्या कर सकता है, दूसरे मैटर पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा सकता है। और वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी, एक तो होती है मास, और ड्यू टू मास इट कैन अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू चार्ज इट कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे चार्ज को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो हमने नेचर में देखा है कि चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, कि जैसे ये चौक अगर इसको फ्री करूंगा तो नीचे की टूवर्ड्स अर्थ की तरफ जाएगा, यानी कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, मून अर्थ के चारों घूम रहा है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ है, जैसे आप देखोगे कि पूरा जो यूनिवर्स बैलेंस्ड है, जैसे एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी के ऊपर फोर्स लगा रही है, एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वो सारे जो फोर्स है वो कौन से फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो सारे कौन से फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमने जितने अब इस नेचर में बहुत सारे फोर्स है, बहुत सारे अलग अलग फोर्स है, और हमने इनकी जो नंबर है इनको रिड्यूस किया, कम किया, और हमने मेनली 2 फोर्सेस के बारे में जानते हैं। जैसे हैं कि जो मेन जो फोर्सेस की कैटेगरी है वो 4 प्रकार के फोर्सेस हैं। एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो 4 टाइप्स के फोर्स अपने नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और वो कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों किस टाइप के फोर्स हैं, तो दोनों मैक्रोस्कोपिक फोर्स है।
कौन से? मैक्रोस्कोपिक। और मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज फोर्स, जो अपन को दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये जो वीक न्यूक्लियर और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये जो फोर्स है ये माइक्रोस्कोपिक फोर्स है। कौन से? माइक्रोस्कोपी, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक फोर्स है, इसका मतलब ये होता है ये फोर्स दिखाई नहीं देती, ये न्यूक्लियस के अंदर के फोर्स है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फोर्स। और इन फोर्सेस को ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपन बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फोर्स, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब हमने देखा कि जैसे ही हमने देखा कि ये एक चौक है और चौक का जैसे चौक से मैंने यहाँ कुछ लिखा या मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो कुछ चौक के यानी कुछ पार्टिकल यहाँ पर स्टिक हो गए यानी चिपक गए यहाँ पर, ठीक है। अब इन पार्टिकल के पास भी मास है, ठीक है, और अर्थ के पास भी मास है, और अर्थ क्या लगा रही है? इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। इसके बाद भी ये अर्थ की तरफ नहीं जा रहे, बोर्ड से चिपके हैं। इसका मतलब क्या? बोर्ड और इसके बीच में कौन सा फोर्स है? तो वो एक नया फोर्स है जिसको हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये नीचे नहीं जा रहे। जैसे हमने क्या किया, एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर गोंद लगा दिया, ठीक है, गोंद लगा दिया और उसको ऐसे उल्टा करके इसके नीचे एक पेज चिपका दिया। अब इनके दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, नीचे अर्थ है। अब ये जो अर्थ है इस पेज को खींच रही है, फिर भी ये पेज नीचे नहीं जा रहा है। इसका कारण क्या है? कि गोंद के अंदर ऐसा क्या है? तो गोंद के अंदर ऐसा क्या है? तो गोंद और पेज के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम कर रहा है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से 100 टाइम्स लार्जर होता है। क्या होता है? 100 टाइम्स लार्जर होता है। तो हमने देखा नेचर में बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे हमने फिनोमिनास देखे कि जैसे बादलों में कुछ शाइनिंग होता है, बादलों के बीच में कुछ शाइनिंग होता है। वो क्यों होता है? हमारे जानने की इच्छा हुई, ठीक है। तो वो चीज़ हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि हमारे कपड़े वो स्किन से चिपक के हो जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ हमने देखी। तो उन सारी चीज़ों को देख के हमने ऑब्जर्व किया और हमने पता लगाया कि वाकई में ऐसा क्या है कि ये सारी घटना घटित हो रही है। जैसे बादलों के बीच में शाइनिंग का होना, ठीक है, जैसे कि अपन जानते हैं कि वायर के थ्रू हमारे घर में कुछ एनर्जी आ रही है और बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, शाइनिंग कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न जानने के लिए वैज्ञानिकों ने और स्टडी की और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने पता लगाया कि उसके पीछे का कारण क्या है। तो उसके पीछे का जो कारण था वो कारण था इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब चैप्टर पे आगे ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज इज प्रॉपर्टी कैरिड बाय मैटर, ठीक है। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? तो वो एक मैटर की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की। और चार्ज को हमेशा कैरी कौन करता है? तो मैटर कैरी करता है। चार्ज को आप कभी सेपरेट नहीं कर सकते कि जैसे कि ये बॉडी है, इसके अंदर चार्ज मेरे को दिखा तो मैंने निकाल लिया, ऐसे आप निकाल नहीं सकते हो चार्ज को। तो चार्ज हमेशा किसके ऊपर होता है? मैटर के ऊपर होता है। इसलिए अपन बोलते हैं कैरिड बाय मैटर, ड्यू टू which तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी कैरिड बाय मैटर ड्यू टू विच मैटर is capable to applied force, ठीक है। तो चार्ज के कारण मैटर क्या करता है? फोर्स लगाता है दूसरे मैटर पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। अब जो मैटर होता है, मैटर की 2 स्टेट होती है। मैटर की कितनी स्टेट होती है? 2 स्टेट होती है। वन इज चार्ज्ड स्टेट, वन इज चार्ज और अदर इज अनचार्ज, ठीक है। तो मैटर की 2 स्टेट होती है, एक होती है चार्ज स्टेट और दूसरी होती है अनचार्ज स्टेट। तो अपन कब कहेंगे कि मैटर चार्ज है और कब कहेंगे अपन अनचार्ज है, ठीक है। तो जैसे कि ये एक मैटर है, अब ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने जब छोटे थे तब किए होंगे और अभी भी चाहो तो कर सकते हो कि जैसे कि कागज़ के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल टुकड़े कर दिए
और फिर क्या करते हैं, जैसे कि ये पेन है, रबर है, जो भी है, उसको अपन क्लोथ से रगड़ेंगे, रब करेंगे और रब करके अपन देखेंगे कि वो कागज के टुकड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते। अगर वो कागज के पार्टिकल अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते, इसका मतलब ये जो मैटर है वो क्या है, चार्ज स्टेट में। अगर ये वो कागज के पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, इसका मतलब ये जो मैटर है वो क्या है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो जब भी अगर चार्ज कब होगा, तो चार्ज होगा कि व्हेन, ठीक है, जब ये मैटर है ये अगर इन टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तब अपन इसको बोलेंगे चार्ज्ड, और जब ये नहीं करेगा तब अपन इसको क्या बोलेंगे, अनचार्ज्ड। ठीक है, तो किसी भी मैटर को चार्ज करने के बहुत सारे प्रोसेस है, जिसमें से एक प्रोसेस है जिसको हम जानते हैं रबिंग, तो रब करना, जो रबिंग का जो प्रोसेस है वो भी क्या है, चार्जिंग का एक प्रोसेस है कि किसी भी मैटर को कैसे चार्ज किया जा सकता है। तो अभी हम चार्ज के बारे में डिटेल से नहीं जाने हैं, अभी और जानेंगे कि चार्ज वाकई में होता क्या है। तो पहले हम जानते हैं कि कोई भी मैटर चार्ज होता कैसे है। ठीक है, कैसा होता है, तो हमने क्या किया कि जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन थे और फेराडे थे, दोनों इसके बारे में कर रहे थे कि पता लगा रहे थे कि चार्ज क्या होता है, मैटर क्या होता है, मैटर कैसे फोर्स लगाता है, सारे चार्ज के बारे में डिटेल जानकारी कौन इकट्ठा कर रहे थे, तो एक तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे और दूसरे थे फेराडे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक ग्लास की रोड को लिया और ग्लास की रोड को उन्होंने कपड़े से रब किया, और एक प्लास्टिक की रोड को, एक दूसरी ग्लास की रोड को लिया उन्होंने और उसको भी उस कपड़े से रब किया। ठीक है, जैसे रब किया और उन्होंने देखा कि जब इन दोनों एक ये ग्लास की रोड और एक ये ग्लास की रोड है, इन दोनों को रब किया और रब करने के बाद दोनों को पास में लाए, तो उन्होंने देखा ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जड़ से इस ग्लास की जो दूसरी रोड थी उसको हटा दिया और एक प्लास्टिक की रोड ली और प्लास्टिक की रोड को भी रब किया, और जब इन दोनों को पास में लाया तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो चीज़ एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब उन्होंने देखा जो चार्ज होता है वो सिंगल नहीं होता, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी सिंगल नहीं होती, वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। कि उन्होंने देखा कि जैसे मैं ग्लास के सामने अगर ग्लास को चार्ज कर दिया मैंने और दूसरे ग्लास की रोड को भी चार्ज कर दिया, जैसे इन दोनों को पास में लाया ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और जैसे ही ग्लास की रोड को हटा के अगर प्लास्टिक की रोड को लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि चार्ज एक नहीं है, चार्ज हमेशा कितने होंगे, दो होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि लाइट जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, और अनलाइक एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी चार्ज कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स के। ठीक है, तो एक प्रकार के जो चार्ज थे, जैसे उन्होंने देखा कि ग्लास रोड को रब किया और प्लास्टिक की रोड को रब किया और दोनों को देखा कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी बार उन्होंने ट्राई किया कि प्लास्टिक की रोड और दूसरी भी प्लास्टिक की रोड ले ली और दोनों को उन्होंने रब करके चार्ज किया और देखा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। इसका मतलब जो चार्ज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अब उन्होंने देखा कि चार्ज का नाम रखना था। अब चार्ज का नाम रखे तो रखे क्या, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि साइंस में जो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर कोई भी नया प्रिंसिपल देते हैं अपने नाम पे नाम रख लेते हैं। जैसे आपने दूसरे देखा होगा कि फेराडेज में, केमिकल्स में वगैरह वगैरह उनके खुद के नाम होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने खुद का नाम नहीं रखा और उन्होंने देखा कि चार्ज की वाकई में बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्होंने नाम रखा। और उन्होंने क्या किया कि ग्लास की रोड को रब करके उसको फुली चार्ज किया और प्लास्टिक की रोड को भी रब करके उन्होंने फुली चार्ज किया। फिर उन्होंने देखा कि दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। जब दोनों को जोड़ देंगे तो अपन जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर अगर अपन H2+O करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा। यानी केमिस्ट्री के अंदर अपन ने देखा है कि जब दो अलग अलग चीज़ों को मिलाते तीसरी चीज़ बनती है। ठीक है, वैसे वैसे उन्होंने भी देखा कि अगर मैं एक ये चार्ज वाली बॉडी है प्लास्टिक वाली और एक ग्लास वाली, अगर इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे कोई नया इफेक्ट दिखेगा। पर उनको कुछ नया इफेक्ट नहीं दिखा और उन्होंने देखा कि जैसे ही इन दोनों को मैंने कंबाइन किया, जोड़ा, ये दोनों क्या हो गए, इनके अंदर जो चार्ज थे वो कितने होंगे, 0 हो गए।
चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। इसके पास कुछ चार्ज था, इसके पास भी कुछ चार्ज था, तो पहले दोनों को रब किया, रब करके देखा भी यहाँ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये बॉडी चार्ज है। दूसरे प्लास्टिक की रोड को रब किया, उसको भी देखा कि कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी चार्ज है, और दोनों को कंबाइन कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने वापस इन दोनों को हटा के कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहा तो नहीं हुए, इसका मतलब ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, यानी ये दोनों मिलकर क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर देखा अपन ने कि H और H2 और O को मिलाते हैं तो क्या बनता है, H2, यानी दो अलग अलग चीज़ों को मिलाने से एक तीसरी चीज़ बनती है। ठीक है, तो बेंजामिन ने देखा कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो जब दो अलग अलग चीज़ों को मिला रहा हो तो 0 हो रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पर पॉसिबल है, तो ये मैथमेटिक्स में पॉसिबल है कि प्लस का 3 और माइनस का 3 दोनों को जब जोड़ देंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक को बोला पॉजिटिव और एक को बोला नेगेटिव। क्या बोला, एक को बोला पॉजिटिव और एक को क्या बोला, नेगेटिव। तो इस तरह से चार्जेस का जो नोमेनकल्चर था वो किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, दिस नोमेनकल्चर गिवन वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम दिया था, एक को प्लस दिया था और दूसरे को क्या दिया था, माइनस दिया था। ठीक है, अब समस्या क्या खड़ी हुई कि अपन ने देख लिया कि भाई ये एक ग्लास की रोड है और ये प्लास्टिक की रोड है, दोनों को रब करके देख लिया, दोनों चार्ज है, पर दोनों में से किसके पास पॉजिटिव चार्ज है और किसके पास नेगेटिव चार्ज है, किसके पास पॉजिटिव चार्ज है और किसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो कैसे पता अपन को कि भाई इसके पास पॉजिटिव है, ये इसके पास नेगेटिव है, क्योंकि दोनों कागज के टुकड़े को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये भी है, ये भी चार्जड है और ये भी क्या है, चार्जड है। ठीक है, तो दोनों में से किसके पास पॉजिटिव चार्ज है और किसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये पता लगाना जरूरी था कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है या इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, या इसके पास नेगेटिव चार्ज है या इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो उसके लिए जब इनके साथ, बेंजामिन के साथ एक दूसरे वैज्ञानिक भी थे जिनको हम जानते हैं फेराडे। क्या नाम था, फेराडे। और फेराडे ने एक सीरीज बनाई, जिस सीरीज को अपन बोलते हैं फेराडे सीरीज या इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, फेराडे सीरीज या इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। वो जो सीरीज थी, उस सीरीज का यानी पूरा जो आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं यहाँ 2-4 लिख रहा हूँ, जैसे कि ग्लास, फ्लैनल, सिल्क और सिल्क के बाद मेटल, और मेटल के बाद हार्ड रबर, और हार्ड रबर के बाद अपन ले सकते हैं सल्फर। ठीक है, हार्ड रबर के बाद क्या है, सल्फर। ठीक है, तो फेराडे ने एक सीरीज बनाई जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, और वो सीरीज क्या है, ग्लास है, फ्लैनर है, सिल्क है, मेटल है, हार्ड रबर और सल्फर। और इस सीरीज से हमको क्या पता चलता है, और यहाँ पर हार्ड रबर और यहाँ से अपन ले सकते हैं सल्फर को एक बार हटा देते हैं, हार्ड रबर के बाद अपन ले सकते हैं प्लास्टिक ले लिया अपन ने, जिसको अपन बोलते हैं रेजिन। ठीक है, और लास्ट में ले लो सल्फर। ठीक है, तो ये बन गई इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अब इस सीरीज में क्या है कि फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है, ग्लास आ रहा है, सेकंड पे फ्लैनर आ रहा है, इसके बाद सिल्क आ रहा है, इसके बाद मेटल आ रहा है, हार्ड रबर आ रहा है, प्लास्टिक आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, सल्फर। इसके अंदर बहुत सारे और जुड़ सकते हैं, अगर आप जोड़ना चाहो तो आपको नेट पे मिल जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है या फेराडे सीरीज है, इसके अंदर बहुत सारे नाम और आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, पर एक सीरीज अपन ने बना दी नॉर्मल सीरीज की, वो क्या है, ग्लास है, फ्लैनल है, सिल्क है, मेटल है, हार्ड रबर है, प्लास्टिक है, सल्फर है। ठीक है, तो फेराडे ने बताया कि एक ग्लास की रोड है और एक प्लास्टिक की रोड है। जब ग्लास की रोड और प्लास्टिक की रोड को आपस में आप रब करोगे, जब ग्लास की रोड और प्लास्टिक की रोड को आप आपस में रब करोगे, तो जो इस सीरीज में पहले आता है, इस सीरीज में जो पहले आता है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और जो सेकंड में आता है उसके ऊपर कौन से चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। यानी मैंने यहाँ से एक ले ली प्लास्टिक,
एक प्लास्टिक की रोड है मेरे पास और एक कौन सी है, ग्लास की रोड है। तो जब ग्लास और प्लास्टिक को आपस में मैं रब करूंगा तो सीरीज के अंदर पहले कौन आ रहा है, ग्लास आ रहा है। इसका मतलब ग्लास के ऊपर कौन से चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्जेस होंगे। और सेकंड में कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, प्लास्टिक आ रहा है। तो प्लास्टिक के ऊपर कौन से चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो जब आप ग्लास और प्लास्टिक को आपस में रब करोगे तो ग्लास के ऊपर हमेशा कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। और प्लास्टिक के ऊपर हमेशा कौन से चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। जैसे हमने ले लिया प्लास्टिक ले लिया और हार्ड रबर ले लिया, क्या ले लिया, प्लास्टिक और हार्ड रबर ले लिया। तो ये प्लास्टिक और हार्ड रबर को आपस में रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा कि ये जो हार्ड रबर है वो सीरीज के अंदर प्लास्टिक से पहले आता है। इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और इसके ऊपर कौन से चार्जेस आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो ये है एक तरह की फेराडे सीरीज, जिसको किसने दी, फेराडे ने दी, इसलिए इसका नाम क्या है, फेराडे सीरीज, या जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से हम पता लगाएंगे कि जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो कौन सी बॉडी के ऊपर किस प्रकार के चार्जेस होंगे, वो हम कौन सी सीरीज से पता लगाएंगे, फेराडे सीरीज से पता लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है कि हमने देखा कि जैसे कि किसी भी ग्लास की रोड या प्लास्टिक की रोड, ग्लास की रोड, प्लास्टिक की रोड, किसी को भी हमने रब करके इलेक्ट्रिक चार्ज किया, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक तरह का डिवाइस है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक तरह का डिवाइस है। और इस डिवाइस से हम क्या पता लगाते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज्ड है या नहीं, कोई भी बॉडी चार्ज्ड है या नहीं। कोई भी मेटल की रोड जो है कि प्लास्टिक की हो, ग्लास की हो, रबर की हो, जिसकी भी हो, वो चार्ज्ड है या नहीं, वो किससे पता लगाएंगे हम। तो हमने उसके लिए क्या किया, एक डिवाइस बना दिया और वो डिवाइस क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप है। वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, और इस डिवाइस की सहायता से या इस डिवाइस की हेल्प से हम क्या पता लगाते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो वो डिवाइस किस टाइप का डिवाइस है, तो वो इसके ऊपर एक तरह की मेटल की डिस्क होती है। क्या होती है, मेटल की डिस्क होती है। और इस मेटल की डिस्क से एक मेटल की रोड कनेक्ट होती है, ये मेटल की रोड कनेक्ट है। ठीक है, और इस मेटल की रोड के नीचे यहाँ पर दो लीफ लगी होती है और वो जो लीफ है वो गोल्ड लीफ है। किसकी लीफ है, गोल्ड की लीफ है। और ये जो गोल्ड की लीफ है वो इतनी पतली होती है, जैसे अपन जानते हैं कि मिठाई के ऊपर का जो वर्क होता है सिल्वर का, वो कितना पतला होता है। इस टाइप की ये जो लीफ होती है वो क्या होती है, बहुत पतली लीफ यहाँ पर हमने लगा दी। ठीक है, तो इसको, ये कौन सी लीफ है, गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ। ये मेटल रोड, मेटल रोड, और ये क्या है, मेटल डिस्क, मेटल डिस्क। ठीक है, अब ये जो लीफ है बहुत ज़्यादा पतली है, जैसे मिठाई का वर्क ऊपर बहुत, तो हवा के डिस्टर्बेंस यानी एयर के डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हमने एक ग्लास की बोतल के अंदर रख दिया। ग्लास की बोतल के अंदर हमने इसको रख दिया। ये ग्लास की बोतल के अंदर हमने इसको फिट कर दिया ताकि एयर का डिस्टर्बेंस नहीं हो। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जैसे ही ये ग्लास की रोड है, इसको हमने रब किया, बहुत ज़्यादा रब किया, इसको किसी प्लास्टिक की रोड से रब किया या किसी अदर कपड़े से रब किया या सिल्क से रब किया या हेयर, जो अपने हेयर है उससे रब किया। इसको हमने रब किया और हमको देखना है कि ये चार्ज है या नहीं, ये चार्ज हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे ही इस ग्लास की ट्यूब को हमने रब किया और यहाँ पर कॉन्टैक्ट कराया, और हम आगे देखेंगे कि टच करने से क्या होते हैं, चार्जेस फ्लो होते हैं। ठीक है, तो टच करने से भी क्या होता है, चार्जिंग, एक चार्जिंग का नया तरीका है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे इस रोड को हमने यहाँ पर टच किया, यहाँ इस ग्लास की रोड के पास पॉजिटिव चार्जेस थे, वो इस किसके अंदर चले गए, इस डिस्क के अंदर, और मेटल की डिस्क है और आगे मेटल की रोड लगी हुई है, यानी मेटल की डिस्क के अंदर से होते हुए वो चार्ज कहाँ पर चले गए, मेटल रोड के अंदर। ठीक है, जैसे ही मेटल रोड के अंदर गए, यहाँ पर क्या लगे हुए, लीफ, गोल्ड लीफ, और गोल्ड भी किया एक तरह का मेटल है और वो भी क्या, गुड कंडक्टर है, वो चार्जेस के फ्लो को अलाउ करेगा। तो इसके पास भी कौन से चार्ज आ गए, पॉजिटिव, और इसके पास भी कौन से चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए। जब दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज आ गए तो हमने देखा कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो गोल्ड लीफ है वो ऐसे फैल गई,
जो गोल्ड लिप थी वो क्या होगी, ऐसे फैल गई, क्योंकि दो पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव आ गए, इधर भी पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को क्या किया, रिपल किया, जिसके कारण ये जो गोल्ड की लिप थी वो ऐसे फैल गई। तो हमको पता चल गया कि ये ग्लास की रोड क्या है, चार्ज है। ठीक है, हमने दूसरी प्लास्टिक की रोड को क्या किया, रब किया, प्लास्टिक की रोड को हमने रब किया और हमने देखा कि वाकई में इसके अंदर चार्ज है या नहीं है, और इसके पास कौन से चार्ज है, वाकई में इसके पास नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज तो हमको कहती है कि अगर प्लास्टिक और ग्लास को आपस में रब करोगे तो ग्लास के ऊपर तो पॉजिटिव आएंगे और प्लास्टिक के ऊपर कौन से आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो हमने देखा अगर यहाँ पर प्लास्टिक की रोड को टच कराऊंगा तो अंदर कौन से चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो, और ये जो गोल्ड लिप है वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगी। तो हमने क्या किया, प्लास्टिक की जो रोड है उसको रब किया और रब करके यहाँ पर टच किया। जैसे हमने टच किया हमने देखा कि गोल्ड लिप अपनी जो प्रारंभिक यानी प्राइमरी जो स्टेट थी उसमें वापस आ गई। यानी क्या हो गया कि जो प्लास्टिक की रोड थी उसके पास कौन से चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज थे, और यहाँ पर इनके पास कौन से चार्ज आ गए थे, पॉजिटिव चार्ज आ गए थे, जिसके कारण जो नेगेटिव चार्ज इससे निकले और इस पॉजिटिव को जीरो किया, इस पॉजिटिव को जीरो, इस पॉजिटिव, क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, और हमने देखा कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोस्कोप से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी मैटर चार्ज्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर चार्ज होगा तो वो क्या होंगे, ये गोल्ड लिप क्या होगी, फैल जाएगी, यानी रिपल्शन का फोर्स होगा यहाँ पर, रिपल्शन के कारण फैल जाएगी, और जैसे ही अगर चार्ज नहीं होगा तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर एज इट इज वापस रहेगी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी बच्चों को सुप्रभात। प्रीवियस चैप्टर या प्रीवियस क्लास अपनी जो हुई थी उसके अंतर्गत अपन स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे थे, और छोटी आंत के बारे में अपन ने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था, कुछ टॉपिक्स के बारे में लिख लिया था, और क्या बताया था कि यह पाचन सिस्टम या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मुख्य भाग कौन है, छोटी आंत। क्यों है, क्योंकि ये छोटी आंत के अंदर अवशोषण की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है, और अवशोषण पाचन होने के बाद की जो प्रक्रिया अवशोषण है या एब्जॉर्प्शन जो है, हम जानते हैं कि हमने जब पाचन सिस्टम स्टार्ट किया था या डाइजेस्टिव सिस्टम का लेसन स्टार्ट किया था तो हमारे टीथ से हमने माउथ कैविटी से लेकर स्टोमक यानी आमाशय तक उसका अध्ययन या स्टडी कर ली थी, और उसके अंदर हमने एंजाइम, टीथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, उसके रस, उसके जूसेस, एंजाइम्स, इन सब का अपने विधिवत तरीके से डीपली अध्ययन कर लिया था। हमारा जो अभी का टॉपिक जो चल रहा था, आज का टॉपिक या हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर लिया था वो टॉपिक कौन सा था हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। और उस छोटी आंत के बारे में अपन कुछ हद तक लिख चुके थे और कुछ पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास तक हम कहाँ पहुँचे थे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत के अंदर एक उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वीली। और उस वीली के अंदर जाने के बाद या विलाई के अंदर जाने के बाद हमने सिर्फ एक विलाई के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था, और एक विलाई को अपन क्या बोलते हैं, वीलस। और उस एक व्हीलस को जब पढ़ते हैं, और उस एक व्हीलस के अंतर्गत हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, आपको याद हो तो हमारा डायग्राम कैसा था, कुछ इस तरह से डायग्राम था हमारा। और यहाँ पे आपने देखा था एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे, तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को अपन ने क्या बोला था, लीबर कुल की ग्रंथिकाएं, लीबर कुहन की गर्तिकाएं। हम इसके अंतर्गत जब डिस्कस करेंगे तो एक तो लीबर कुन की ग्रंथिकाएं है या फिर ब्रूनर ग्रंथियां हैं, ऐसी कुछ चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। अब ये लीबर कुन की ग्रंथिकाएं हैं या जो एक सिस्टम दे रखा है, एक प्रक्रिया दे रखी है, अब ये करती क्या है, क्या कार्य होता है इनका, ये सारी चीज़ें अपन अभी डिस्कशन करेंगे, लिखेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो विलस अपन ने बनाया या विलाई का जो स्ट्रक्चर बनाया है करता क्या है, इसका रोल क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मेन पार्ट क्या है इसका, क्या कार्य करता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उसके बारे में एक छोटी सी लाइन में बता दूं कि ये क्या करता है, हमारा जो अवशोषणी दर है एक तो उसको बढ़ा देता है, प्लस ये छोटी आंत के सतह का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है ना,
उस एरिया को बढ़ा देता है। उसके एरिया बढ़ने से क्या होगा कि एरिया जानते हो कि आप जब सतह बढ़ जाती है तो कार्य करने की दर भी बढ़ जाएगी, तो इसका वर्किंग प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, जिससे ये क्या करती है कि अवशोषण की मात्रा को बढ़ा देती है। और जब अवशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी, अब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा, तो अवशोषण ईजिली होगा और आपका जो पचित भोजन है वो ईजिली शरीर के लिए यूजफुल हो जाएगा। तो इस तरह से लीबन कोन की ग्रंथिकाएं और ब्रूनर ग्रंथियां ये सब मिलकर क्या क्या कार्य करती हैं वो आपको थोड़ा सा राइट डाउन कर देना है, कॉपी में लिख लेना है कि उसके क्या कार्य होते हैं और पिक्चर कैसा होता है, डायग्राम कैसा होता है। ये सारी चीज़ें मैं अभी एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, उससे आप बना लेंगे ना। और इसी के अंतर्गत क्या पढ़ा था आपने, सिरोसा, अधश्लेष्मिका, म्यूकोसा, ऐसी कुछ चीज़ें अपन ने देख ली थी और उसके बारे में पढ़ लिया था। अब मैं एक विलस का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ध्यान रखना आप, एक विलस क्या होता है और वो विलस बनता कैसे, देखो। और नीचे क्या बनाया था अपन ने, ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे। ये क्या हो गया आपके, एक विलस का स्ट्रक्चर है, लेकिन एक विलस के अंदर भी क्या हो गया, म्यूकोसा, आंतरिक, जिसे श्लेष्मिका कहते हैं। फिर इसके नीचे क्या था, अधश्लेष्मिका, यानी सब म्यूकोसा, और उसके नीचे क्या था लाइनिंग में, शिरोसा। ये कुछ नाम थे जो इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत या आंतरिक जो संरचना होती है उसके अंदर आते हैं। अब जब एक विलस अपन बनाते हैं तो एक विलस के अंदर होता क्या है, विलस क्या हो गया, आप पहचान गए होंगे, विलस मतलब क्या हो गया, जो विलाई है उस विलाई के अंदर एक मात्रा, यूँ कह लो आप, है ना, जैसे बहुत सारे रोम हैं, बहुत सारे हेयर्स हैं, बहुत सारे बाल हैं, उसके अंदर एक की संरचना को देखना है ना, इतने सारे को नहीं देखना, और एक को ही पकड़ के उसके बारे में अध्ययन कर लेना, क्योंकि बाकी सब तो वैसे ही होंगे जैसे एक होगा। तो एक विलस की बात करेंगे या एक विलाई की बात करेंगे तो एक की बात करते समय क्या लिखेंगे, विलस। क्लियर। अब एक विलस में क्या होता है, देखो इस अधश्लेष्मिका से क्या होता है, अंदर कुछ वाहिनियाँ जाती हैं, इसको कहते हैं रक्त वाहिनी या रुधिर वाहिनी। इसी रुधिर वाहिनी के बाद में क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन वाहिनियों को बोलते हैं रुधिर वाहिनी और तंत्रिका वाहिनी। तो ऐसा का ऐसा इसमें भी होगा। ये तंत्रिका वाहिनी, ये रुधिर वाहिनी, तो एक अगर विलस को देखोगे तो इस प्रकार निकलेगा। और ये सब जो वाहिनियाँ निकलती है कहाँ से निकलती है, इस छोटी आंत के भाग या इसके स्ट्रक्चर के पार्ट में, कहाँ से, अधश्लेष्मिका यानी सब म्यूकोसा से, और सब म्यूकोसा के निकल के ये कहाँ जाती है, म्यूकोसा के अंदर। तो इस तरह से एक विलस का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसका मेन कार्य क्या था, ये विलस क्या करता है, सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना। और किसका क्षेत्रफल, सतह किसकी, छोटी आंत की। बनाई थी छोटी आंत की, ऐसे बनाया था अपन स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर जब अपन ने बनाया था तो क्या देखा था, छोटी आंत अंदर लाके यूँ कुंडलित संरचना है। दो तीन चीज़ें पढ़ी थी अपन ने, एक पढ़ी थी ड्यूडेनियम, जेजुनियम और इलियम। ये छोटी आंत के तीन भाग पढ़े थे। उसमें क्या बताया था, जो ड्यूडेनियम वाला भाग है वो अकुंडलित संरचना है, यानी ऐसे ऐसे। कुंडलित अकुंडलित क्या होगा, सर्कुलेटेड नॉन सर्कुलेटेड क्या होगा कि एक तो ऐसे ऐसे घूमती हुई जाए और एक सिर्फ ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, सीधी चली जाए, वो अकुंडलित भाग। तो ये ड्यूडेनियम वाला जो भाग था आपके अकुंडलित भाग था, जिसका आकार कैसा था, सी आकार, जानते ना। और ये मुख्य भाग था, अवशोषण यही प्रारंभ हो जाता है। और पीछे वाला भाग क्या था, जेजुनियम और इलियम, ये क्या करता है,
कुंडलित भाग है। और इसकी जब लंबाई पड़ी थी अपन ने ड्यूटेनियम की कितनी बताई थी, 25 सेंटीमीटर, इसकी 1 मीटर और इसकी 1 मीटर से भी ज़्यादा। इस तरीके से अपन ने क्या समझा था, इसके 3 पार्ट समझे थे। वो 3 पार्ट किसके थे, इसी छोटी आंत के। और इसी छोटी आंत के क्षेत्रफल को कौन बढ़ा देता है, ये आपका विलस या विलय। तो इन तीनों का जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्षेत्रफल बढ़ने के कारण क्या होगा, ये छोटी आंत आपके भोजन का पचित भाग जो है उस पचित भोजन के लगभग 90% भाग को ये ऑब्जॉर्ब कर लेगा। और जब कर लेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ सॉलिड वेस्ट या ठोस ऐसा भाग जो हमारे लिए अनयूजफुल है, जो किसी काम का नहीं होता है, तो वो कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत में। और आपको यह बताया था कि बड़ी आंत जहाँ छोटी आंत से कनेक्ट होती है वहाँ एक कपाट होता है। क्या होता है, एक कपाट होता है, एक रोकने वाला, बैक फोर्स करने वाला एक ऐसी सतह होती है जिसे हम कपाट कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवरोधनी। कपाट को साइंस में और क्या बोलते हैं, अवरोधनी। ठीक है, और अवरोधनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर्स। ठीक है, तो अपन ने जब आमाशय के बारे में पढ़ा था तो भी अपन पढ़ा था, यहाँ भी अवरोधनी है, यहाँ भी अवरोधनी है, कार्डियक अवरोधनी, पाइलोरिक अवरोधनी, ऐसी चीज़ें यहाँ पढ़ ली थी। तो उसी तरह का कपाट कहाँ है, आपके छोटी आंत बड़ी आंत से जहाँ जाके मिलेगी, उस मिलने के स्थान पर एक कपाट होगा। उस कपाट को क्या बोलेंगे, लिखवाया था पिछली क्लास में, है ना, कॉपियाँ खोल के देखा करो। क्या लिखवाया था, एक नाम लिखा था मैंने, इलियोसिकम कपाट। क्या लिखवाया था, इलियोसिकम कपाट। और इलियोसिकम कपाट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये इलियम के लास्ट भाग से कनेक्ट है। किसके, इलियम के सबसे लास्ट भाग से कनेक्ट है कौन, ये कपाट, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इलियोसिकम कपाट। अब ये कपाट करेगा क्या, कि जो चीज़ आगे जाती है, अवरोधनी काम क्या करती है ना, स्फिंक्टर्स काम क्या करते हैं, इनका सबसे मेन रोल क्या होता है, इनका सबसे मेन फंक्शन होता है कि अगर किसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, तो ये क्या करती है, उस चीज़ के आगे जाने के बाद वापस पीछे नहीं आने देती। जैसे आपके कार्डियक वाल्व होते हैं, है ना, हृदय के अंदर कुछ वाल्व है आपके, आपको याद हो, तो हृदय के अंदर क्या है कि आपके आलिंद और नीले हैं। उस आलिंद और नीले के मिलने के बीच में एक कपाट बने हुए हैं, जिसे आलिंद नीले कपाट बोलते हैं। उनका क्या रोल होता है, वो क्या करते हैं कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन घूमता है, रक्त प्रवाह होता है, उस रक्त प्रवाह में क्या करते हैं, जब एक तरफ रक्त जाना है तो उसको, जब रक्त वहाँ से गुजर चुका है तो उसको ये पीछे आने से रोकते हैं। नहीं तो बैक फोर्स से अगर पीछे आ जाएंगे तो ये उल्टा भी बह सकता है। नदी बहती नहीं ना, नदी एक ही तरफ बहती है, नदी वापस मुड़ के पीछे नहीं आती। तो उसी तरह इन कपाटों का भी यही रोल है। क्या रोल है, कि जो चीज़ आगे जाएगी उसको ये वापस पीछे नहीं आने देगी, ताकि क्या है कि इसका जो सिस्टम बना हुआ है, इसका जो वर्कआउट बना हुआ है, वो इजीली आगे की तरफ कार्य कर सके। तो इस व्हीलस का सबसे बड़ा रोल यही है कि सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देगी, और इसके बढ़ाने से क्या होगा, अवशोषण की दर बढ़ जाएगी, अवशोषण की दर बढ़ जाएगी। और दर बढ़ने से क्या होगा, दर बढ़ेगी तो आपके भोजन जल्दी जल्दी पचित हो जाएगा, जल्दी पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी, और आपके जितना भी फूड बॉडी को दिया है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। तो ये कौन सा था एब्जॉर्प्शन वाला, अपन ने अलग अलग डाइजेशन स्टाइल किया था, बताया था, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, इस तरह से 5 पॉइंट लिखे थे। और इसमें से अवशोषण तीसरा टॉपिक था। तो ये लगभग अपना अवशोषण तीसरे टॉपिक वाला जो था पाचन की क्रिया में, ये आज लगभग अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इसके बारे में नोट्स के रूप में अपने को कुछ लाइनें लिखनी है, वो आप एक एक करके उतार दें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो उसको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें ना, क्या क्या लिखना है मैं आपको लिखवा देता हूँ। छोटी आंत के बारे में तो लिख लिया था अपन ने, अब अपन इन गर्तिकाओं के बारे में लिख लेते हैं कि छोटी आंत की कोशिकाएं जो होती हैं, या छोटी आंत की गर्तिका जो होती है, ग्रंथियाँ, वो किन किन संरचनाओं से बनती है। तो अपना टॉपिक क्या है, छोटी आंत की ग्रंथियाँ कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की। एक तो है लीबर कोहन, लीबर कोहन की ग्रंथियाँ,
और दूसरी है आपके ब्रूनर ग्रंथियाँ। ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ हैं? जहाँ आपके अधश्लेष्मिका है। इस पार्ट में आपके अधश्लेष्मिका, ये तो सब म्यूकोसा है, इस भाग में आपकी क्या है? ये ब्रूनर ग्रंथि है। और यहाँ से तंत्रिकाएँ क्या जाती है? म्यूकोसा की तरफ, श्लेष्मा की तरफ जाती है। और लीबर कोन की ग्रंथियाँ कहाँ हैं? ये भी बताया था मैंने आपको अभी। इनको कहते हैं लीबर कोन। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख लें पॉइंट वाइज कि लीबर कोन क्या होता है और ये ग्रंथियाँ क्या होती है। तो लीबर कोन के बारे में क्या? ये श्लेष्मा तथा एंजाइम का स्त्रवण करती है। श्लेष्मा तथा एंजाइम का स्त्रवण करती है। ये क्या होता है? छोटी आंत के समस्त भाग में पाई जाती है। छोटी आंत के समस्त भाग की श्लेष्मा में पाई जाती है। फिर क्या है? इनकी गर्तिकाएँ, यहाँ लिख रहा हूँ, इनकी गर्तिकाएँ आंतरी रस का स्त्रवण करती है। आंतरी रस का स्त्रवण करती हैं। तो क्या कार्य हो? देखो, मेन चीज़ तो ये है, छोटी आंत के समस्त भाग की श्लेष्मा में पाई जाती है। और दूसरा क्या है? इनकी गर्तिकाएँ आंतरी रस का स्त्रवण करती है। फिर इसके बाद अपन देखेंगे कि आंतरी रस के स्त्रवण जो होता है तो उन आंतरी रस का संगठन कैसे बनता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में हो गया। फिर क्या है? ब्रूनर ग्रंथि में लिख दो, यह ग्रंथि जेजुनियम तथा इलियम के समस्त भाग में पाई जाती है। समस्त भाग में पाई जाती है। कौन सी? ब्रूनर ग्रंथियाँ। तो ब्रूनर ग्रंथियाँ आपकी कहाँ है? जेजुनम और इलियम के अंदर है ना। तो क्या देख लिया आपने? छोटी आंत की ग्रंथियाँ, लीबर कोन की और ब्रूनर की ग्रंथियाँ। अब इसके बारे में जो भी अपना शेष है, यानी आंतरी रस, अपन अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? आंतरी रस का संगठन। तो अपना जब भी अगला टॉपिक होगा उसके अंदर अपन आंतरी रस का संगठन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।